यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है और साथ ही दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश। लोकसभा चुनाव 2024 का आज से आगाज हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए आज बता दें आपको कि पहले चरण के लिए मतदान हुआ है और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया है। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर मतदान हुआ है और पहले चरण के मतदान में तमाम सियासी जद्दोजहद और मुद्दों को लेकर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या रहा माहौल और कैसा रहा पहले चरण का चुनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का शुक्रवार को आगाज हो गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने के लिए बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्ग के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों पर मतदान हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसी के साथ ही 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव के अलग अलग रंग दिखे। पहले चरण में 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता थे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल थे। 35,67,000 फर्स्ट टाइम वोटर, जबकि 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता थे। वहीं दिव्यांगों, महिलाओं एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई थी। कई स्थानों पर युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाया। को पता है कि वोट हमारा अधिकार है, हमें देना जरूरी है, लेकिन वोट देने के अलावा भी यहाँ बहुत अच्छा लगा आगे ये सेल्फी का मौका मिला और बैलून वगैरह भी आप देख रहे हैं, डेकोरेशन लगाया। हम लोग को ये रोज फ्लावर और एक चॉकलेट भी मिला है कि हमारे शहर का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो और महिलाओं का विकास हो। हर इंसान को, हर गरीब को हर चीज का मौका मिले। एक बार अपनी वो उंगली दिखाइए, वो निशान दिखा। सर, वोट इसलिए है कि भारत के नागरिक हैं, तो जो हमें अधिकार मिला है तो उसको पूरा करना। वहीं कुछ ऐसे नजारे भी सामने आए जहां मतदान केंद्रों पर दूल्हा दुल्हन के लिबास में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर समाज को संदेश दिया। मतदान बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना जीवन का एक अधिकार है अपना मतदान, और सब काम छोड़कर ये काम करना बहुत जरूरी है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर भी आईं। चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल बूथ के साथ पिंक और यूथ बूथ भी बनाए गए। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था भी की गई। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए थे। फिल्म जगत समेत दूसरे क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां भी लोकतंत्र के इस पर्व का गवाह बनी। हालांकि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में हिंसा की छिटपुट घटना देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव कर दिया गया। बताया जाता है कि इस घटना में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को चोट लगी है। चुनाव आयोग से घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पहले चरण के साथ ही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतदान हुआ। लोकसभा के लिए 6 चरणों का चुनाव होना अभी बाकी है। चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। और लोकतंत्र के उत्सव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री और राजनेता भी मतदान करने पहुंचे। लंबी कतारों के बीच खड़े होकर नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने मतदान करने की बारी का इंतजार किया।
पूरी दुनिया की नजर भारत के आम चुनावों पर है। पहले चरण में शुक्रवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में जहां जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री और राजनेता भी मतदान करने पहुंचे। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने नागपुर में मतदान किया। वहीं असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा बीकानेर से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने वोट डाला। वोट डालने के बाद सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे करते दिखे। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है। उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। हमारे देश के आदर्श बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनाए। बस इतने ही सब लोगों से आशीर्वाद, सब लोगों से अपेक्षा, सब लोगों से आग्रह है। सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। जहाँ बीकानेर आप बैठे हो, बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने मतदान किया। साथ ही एक और अन्य कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम ने शिवगंगा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा जोरहाट लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने वोट दिया। इस बीच जीत को लेकर सभी उम्मीदवारों और पार्टियों ने अपने अपने दावे किए। छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी और 40 साल हमने सेवा किया है, मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। After the elections, we will make a choice. I mean, all I can say is that Tamil Nadu is voting decisively against the BJP. मैं चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक जो उनका जो अधिकार है उस अधिकार को इस्तेमाल करे और जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते हुए भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण वोट प्रदान करें। मतदान केंद्र में लोगों की लंबी लंबी कतारों के बीच खड़े होकर नेताओं ने भी अपने मतदान करने की बारी का इंतजार किया। इसी क्रम में कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने अपना वोट डाला, जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पत्नी के साथ नागपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में मतदान किया। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में राज्य के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन जनता के फैसले को जानने के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो पहले फेज का जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ है। हालांकि कुछ छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आई, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक रिकॉर्ड वोटिंग भी यहां पर दर्ज की गई है। अनुज यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, साफ तौर पर देखें तो ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत नजर आती है, क्योंकि हमने वोट परसेंटेज के मामले में भी देखा है कि तमाम कीर्तिमान यहां रचते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पर क्या दिखा, किस तरह से आज पूरा दिन क्या माहौल रहा और किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लिया? देखिए, बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवा हों, सब लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों की बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट है, गन्ने की मिठास जो है पूरी दुनिया भर के अंदर, देश भर के अंदर इसकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन जहां राजनीति की बात आती है तो राजनीति भी बड़ी दिलचस्प इस इलाके के अंदर होती है। तो निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला रहा सपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का और आरएलडी का गठबंधन था। लेकिन जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज देखा गया है, निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं जनता के ये मन में, पिछले कई वर्षों से हम इस बात को देखते रहे हैं, कई चुनावों से इस बात को देखते रहे हैं कि वो एक मजबूत सरकार को बनाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। और हमने पिछले कई चुनावों में जो रिजल्ट आए हैं वो देखा भी है। अब ऐसा नहीं होता जो कई बार के चुनावों में हमने देखा कि
या तो हंग असेंबली हो जाए, या तो हंग विधानसभा हो जाए, हंग लोकसभा हो जाए, इस तरह के रिजल्ट अब जनता नहीं देना चाहती। हालांकि किसके पक्ष में वोट दिया, निश्चित तौर पर इसका तो फैसला 4 जून को ही होगा, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग दी गई है अपना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपनी नई सरकार को बनाने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 की 8 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर एक अच्छा मतदान प्रतिशत जो है वो देखने को मिला। 3 बजे तक की बात करूं तो करीब 60%, 58% के आसपास मतदान था। बाकी और अभी आंकड़े आने अभी बाकी हैं, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों का पहले चरण में जिस तरीके से लगातार उन्होंने पसीना बहाया है अपने पक्ष में वोट करने के लिए, मतदाता को करने के लिए, कहते हैं कि इस पश्चिम से जब हवा चलती है पूरब की तरफ तो वो आंधी बन जाती है। इसी वजह से हर राजनीतिक दल चाहता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो ताकि अगले चरणों में वो आंधी के रूप में तब्दील हो जाए। जी बिल्कुल अनुज, साफ तौर पर ये नजर आया ही, लेकिन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर तेज गति से चीज़ें और ज़्यादा विकसित होती हुई नजर आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब की बार चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमने तमाम घटक दल देखे हैं जो अब की बार पुरजोर कोशिश करते हुए भी नजर आए हैं। तो अब की बार फेज़ 1 में क्या लगता है, किस तरह से अब की बार जो नया जनाधार है वो क्या कहता है, और नए वोटर्स अब की बार कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुड़े हैं? देखिए, हमने लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की। पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है, उनका अपना नारा है कि अब की बार 400 पार, या दूसरे राजनीतिक दलों के दूसरे नारे हैं, लेकिन जनता के बीच में तो विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और गौरव, जो हमने बात देखी, उन्होंने कहा अब की बार फिर से विकास की रफ्तार, अब की बार फिर से विकास को गति मिलनी चाहिए, अब की बार फिर से एक मजबूत सरकार बननी चाहिए, अब की बार एक बार फिर से अच्छी सरकार बननी चाहिए। ये लोगों के जहन में दिखाई दिया वोट देते वक्त। और फर्स्ट टाइम वोटर की जब बात करते हैं उनके अंदर तो एक अलग उत्साह होता है। हम जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, जबकि देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था। आप दिल्ली से अगर आप मेरठ, मुजफ्फरनगर आना चाहें तो आपको 3 से 4 घंटे लगते थे, 5 घंटे लगते थे। लेकिन अब एक्सप्रेसवे बनने के कारण, हाईवे बनने के कारण, जो रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ है, उनके कारण इस इलाके के अंदर काफ़ी विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर की जो सीमा है, वहाँ तक देश की पहली जो नमो भारत ट्रेन है, जिसको रैपिड ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, वो इस इलाके को मिली है। तो लोगों के मन में विकास का एक बड़ा मुद्दा उनके जहन में था वोट देते हुए। हाँ, निश्चित तौर पर यह बात जरूर देखनी होगी, इससे पहले के 2014 और 2019 के चुनावों में जिस तरीके से जनता ने एक मजबूत सरकार को बनाया है, कि क्या इस बार का भी जो मतदान हुआ है वो एक अच्छी सरकार को बनाने के लिए हुआ है। ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग ट्रेंड ऐसा ही कुछ दर्शाता है जो पिछले चुनावों में हमने नजर आया, देखा। क्योंकि पहले फेज का जो इलेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, और साफ तौर पर जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें इसमें हैं, वो सीटें अपने आप में बहुत अहमियत रखती हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसको लेकर आने वाले जो रिजल्ट आएंगे 4 जून को, उसमें ये एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ जनादेश में एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today?
हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। ये मार्केट का तो क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तुम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अलग अलग राज्यों में 3 रैलियों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा, मध्य प्रदेश के दमोह और महाराष्ट्र के वर्धा में उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने जहां सरकार के कामकाज पर लोगों का समर्थन मांगा, तो विपक्ष के नेताओं के बयानों की भी आलोचना की। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन और राम मंदिर का अपमान करने पर इंडी गठबंधन के नेताओं को घेरा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए विपक्षी दलों की वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं, और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया, और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। एक तरफ तो पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी जारी है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान में प्रचार अभियान को धार दी। उदयपुर में रोड शो के अलावा उन्होंने पाली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सभी सीटों पर फिर से जीत का दावा किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न रोड शो और जनसभाओं के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी ओर 23 साल में जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी। You have to select between the parties. On one hand, you find UDF and LDF. Both what they have done, both have propagated the politics of destruction. Both have propagated the politics of division. And both have supported the politics of violence and politics of blood. इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी तेलंगाना में प्रचार अभियान किया। उन्होंने जनसभाओं में कांग्रेस और बीआरएस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद का दूसरा नाम बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जनसभाओं में कांग्रेस सपा गठबंधन को घेरते हुए कहा कि चुनाव के बाद दोनों दलों का सफाया हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते रहे कि हम पॉवर्टी को समाप्त करेंगे इस देश से। इंदिरा जी भी कहती रही कि हम पॉवर्टी को इस देश से समाप्त करेंगे। राजीव गांधी जी भी कहते रहे कि हम पॉवर्टी को इस देश से समाप्त करेंगे। कोई भी पॉवर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम भी कर दिया है। वहीं तीसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा विदिशा सीट से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सिकंदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने भी पर्चा दाखिल किया। साथ ही भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने बेगूसराय लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में समाजवादी पार्टी की शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि सपा ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर साइलेंट पीरियड के दौरान प्रचार कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां यह शिकायत दर्ज कराई गई है। और जहां एनडीए के दल प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि इससे जुड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय,
गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां एनडीए के दल प्रचार अभियान में लगे हुए हैं तो विपक्षी इंडी गठबंधन भी जोर शोर से प्रचार अभियान में लगा हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर आए तो बंगाल में ममता बनर्जी ने जनता से समर्थन मांगा। उधर जम्मू कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जनता के बीच पहुंचे तो AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से नामांकन दाखिल किया। देश में पहले चरण के मतदान के साथ ही दूसरे और अन्य चरणों के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा उसी दिन ये आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर की खत्म करने का काम करेंगे और जैसे पहले फौज की पक्की नौकरी होती थी वैसे ही हम उसी को लागू करने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष के इंडी गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन दिल्ली में है या नहीं। वहीं आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी सांसद और उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधा। आज इनकी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी जा रही है अपने झूठ या अपने जुमलों को संभालने में, जुमलों को बचाने में। रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीत पाई। आवाज उठाना इस वक्त सबसे बड़ा जो फर्ज है जम्मू कश्मीर का वो ये है कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में अपनी आवाज और यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको आवाज दे सके। हमारा मैनिफेस्टो ज्यादा इसी के इर्द गिर्द है। 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सीट से उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। चुनाव प्रचार में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो 4 जून की मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने छठी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की ओर से 11 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है। बता दें कि बसपा ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ प्रत्याशी बदल दिया है। वाराणसी से बसपा ने अतहर जमाल लारी की जगह सैयद नियाज अली को टिकट दिया है। बसपा ने हरदोई सुरक्षित सीट से भीमराव अंबेडकर को मैदान में उतारा है, जबकि संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम, फतेहपुर से डॉक्टर मनीष सिंह सचान, फिरोजाबाद से भी बसपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। यहां से अब चौधरी वशीर को पार्टी ने मैदान में उतारा है। उधर सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव, महाराजगंज से मोहम्मद मौसमे आलम, मिश्रिक से VR अहिरवार, मछली शहर सुरक्षित सीट से कृपाशंकर सरोज, भदोही से अतहर अंसारी और फूलपुर से जगन्नाथ पाल पर पार्टी ने दाव लगाया है। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो भारतीय राजनीति के लिहाज से 1967 का लोकसभा चुनाव काफी अहम था, क्योंकि पहली बार जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में चुनाव हुआ था। 1963 में परिसीमन के बाद 1967 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 520 हो गई थी। चौथे लोकसभा चुनाव के लिए 17 से 21 फरवरी 1967 को मतदान हुआ था। वहीं इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 25 करोड़ से ज्यादा थी। हालांकि इन चुनाव में 61.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
गौरतलब है कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए आप चुनावी चकल्लास सहयोगी निखिल सिंह के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।